गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। गांव में नया अस्पताल खुलने वाला था। उसके उद्घाटन करने मंत्री जी आने वाले थे। सभी गांव वाले अपनी समस्या मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे, पर सरकारी अफसरों ने साफ साफ कह दिया था, कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में मंत्री जी से बात नहीं कर सकता। गांव की समस्या के बारे में जिसको बात करनी है वो लोग शांति से अपना नाम लिखवा दें। 3 साल का गरीब युवक रामू उस भीड़ में पहुंच गया। हाँ भाई, मेरा नाम भी लिख दो। मुझे मंत्री जी से गांव के विकास के संबंधी बात करनी है। हमारी सड़क खस्ताहाल है, रात के समय अक्सर लोग गिर जाते हैं। ठाकुर कुंदन लाल के आदेश अनुसार गांव के कुछ दबंग टाइप के लोगों ने रामू को आगे से ढकेलकर पीछे कर दिया। सबको पता था कि रामू एक गरीब व्यक्ति है जिसके सारे खेत ठाकुर के पास गिरवी पड़े हैं। वो पूरे साल परिश्रम करता है पर सालों का कर्ज चुका नहीं पाया। वो क्या गांव के विकास की बात करेगा। रामू भीड़ में धक्के खाकर पीछे आ गया था। पेड़ के नीचे बैठकर अपने अंगोछे से आंसू पोंछ लेता था। तभी ठाकुर आया था मेरी शिकायत करने। तुझे तो बाद में मजा चखाऊंगा। चल भाग यहाँ से। रामू दुखी मन से जाकर गांव के तालाब के किनारे बैठ गया। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि इसी तालाब में कूदकर अपनी जान ही दे दूं। पर मेरी पत्नी राधिका और मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे। अपने परिवार का ख्याल आते ही वो घर की तरफ मुड़ गया। तभी एक रिक्शे पर माइक पर एक आदमी जोर जोर से कुछ बोल रहा था। भाइयों, लॉटरी का टिकट खरीद कर अपनी किस्मत आजमा लो। सिर्फ 2 रुपए का टिकट है। लॉटरी का इनाम 50 लाख रुपए है। गरीबी दूर हो जाएगी, अभी भी वक्त है। रामू के पास सिर्फ 2 ही रुपए थे जो राधिका ने उसे उसकी खांसी की दवा के लिए दिए थे। रात भर बैठकर वो खांसता रहता था। वो उस तरफ बढ़ गया और लॉटरी का टिकट खरीद लिया। भाई, गांव में बड़ा सन्नाटा है। कहाँ गए हैं सब लोग? अरे आज मंत्री जी अस्पताल के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं, वहीं गए हैं सब लोग। भाई, इस लॉटरी का इनाम कब तक निकलेगा? आज ही आखिरी दिन था। कल सुबह समाचार के पत्र में निकल जाएगा। इतनी ही अच्छी तकदीर होती तो सारे खेत रेहन पर पड़ा ना होता। राधिका के सारे जेवर तक ठाकुर के पास गिरवी रखे हैं। वो बेचारी तो कभी कुछ कहती ही नहीं है। रामू घर आया तो कहाँ चले गए थे? खाना लगा दूं? हाँ, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम पर जाऊंगा। सबने खाना खाया। राधिका काम खत्म करके आई तो रामू बैठा खांस रहा था। दवा ले आए? तूने जो पैसे दिए थे उससे आज एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। क्या पता किस्मत चमक जाए। ओह, ठहरो, मैं ही दवा लेकर आती हूँ। पैसे हैं तेरे पास? बच्चों की फीस के लिए रुपए रखे हैं, वही लेकर जाती हूँ। तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। कल रामकिशोर के घर शादी है। उनकी पत्नी ने खाना बनाने के लिए बुलाया है। कुछ पैसे तो वहाँ मिल ही जाएंगे। कितने काम करेगी, अपनी हालत देख। तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं सब कर लूंगी, मेरी चिंता मत करो। राधिका दवा लेकर आई, रामू को पिला दिया। तब तक बच्चे वीरू और प्रिया भी स्कूल से आ गए थे। माँ, आज खाने में क्या है? रोटी बनाई है और चटनी पीस दी है। चलो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। जब खाना कम होता तब राधिका बच्चों को खुद ही कहानियाँ सुनाते हुए खाना खिलाया करती थी। रामू की तबीयत खराब होने की वजह से 3 दिन से काम पर नहीं गया था। घर में अनाज नहीं था, जो था वही चक्की में पीसकर रोटी बना दी थी। राधिका पड़ोस की विमला से थोड़ा चावल मांगने गई। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? ना हो तो मेरे घर की सफाई, बर्तन और गाय को चरा देने का काम कर दिया करो। मैं तुम्हें महीने के 50 रुपए दे दिया करूंगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी समय 5 बीघे खेत की मालकिन थी मैं, पर मुए मुकदमे के चलते सब कुछ गिरवी रख दिया। तब तो हमारे घर में खुद ही नौकर चाकर थे। अब ऐसा समय आ गया है, मुझे लोग काम पर रखने की बात कर रहे हैं। सोच क्या रही है? चावल ले लो, पर ऐसे कब तक लोगों के घरों से भीख मांग के बच्चों का पेट भरोगी? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। राधिका ने अपना आंचल फैला दिया और चावल लेकर घर आ गई। सुनो जी,
हम शहर में जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? गांव में तो अब गुजारा चलने से रहा, बहुत बेइज्जती हो रही है। शहर में कौन बैठा है हमारा जो वहाँ नौकरी मिल जाएगी? मेरी बहन सरिता जब पिछली बार आई थी तो बुला कर गई थी। वो भी तो शहर में रहती है, चलकर उसी के यहाँ रहेंगे। कुछ ही दिनों में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। बच्चों से सलाह ले लो। बच्चे तो खुश ही होंगे शहर जाने के नाम पर। तब तक वीरू और प्रिया भी आ गए। बापू, माँ ठीक कह रही है। वीरू, ये देखो, मैंने आज एक लॉटरी का टिकट लिया था। कल के समाचार पत्र में नंबर आने वाला है। सुबह स्कूल में जाकर देख लेना। गांव में तो कोई समाचार पत्र लेता ही नहीं है। बापू, बात को टालो मत। कल हम शहर जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह जाकर स्कूल में समाचार पत्र देख लूंगा। ठीक है, पर इतने लोगों का किराया कहाँ से आएगा? मेरे पास एक जोड़ी पायल बची है, वही बेचकर पैसे ले आओ। छी, मैं तुझे कभी कुछ बनवा कर तो नहीं दे पाया, उल्टे तेरे सारे जेवर गिरवी रख दिए। तुम दिल छोटा मत करो, भगवान ने चाहा तो हमें शहर में काम मिल जाएगा। रामू मन मारकर बाजार में पायल बेचकर 500 रुपए ले आया। कुछ आटा भी ले आया। रात भर सबने जाने की तैयारी की। सुबह उठते ही, माँ, मैं जल्दी से स्कूल से समाचार पत्र देख कर आता हूँ। बापू ने कहा है, इसीलिए जाना जरूरी है। ठीक है, जल्दी आ जाना। वीरू ने समाचार पत्र खोल कर देखा। अपनी पॉकेट से टिकट निकाल कर मिलाया तो उसके होश उड़ गए। उसके टिकट के नंबर की लॉटरी निकल गई थी। वीरू बिना किसी से कुछ कहे भागते हुए घर आया। माँ, बापू, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? बापू, हमारी लॉटरी निकली है। यही नंबर है। जल्दी चलो, हमें बाजार चलकर पैसे लाने हैं। रामू और राधिका फूट कर रो पड़े। सब लोग एक दूसरे के गले लग गए। धत, हम भी कैसे पागल हैं। आज बरसों बाद हमारे घर में खुशहाली आई है और हम रो रहे हैं। चलो, मैं जल्दी से कुछ खाने को बना देती हूँ। हम सब जाएंगे पैसे लेने। एक बात का ध्यान रखना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी लॉटरी निकली है। सब लोग बाजार गए। नंबर मिलाकर देखा गया तो उनकी 50 लाख की लॉटरी निकली थी। पैसे लेकर वो लोग बैंक गए। कुछ पैसे निकालकर बाकी पैसे जमा कर दिए। चलो बच्चों, आज जलेबी और रबड़ी खाएंगे, स्वाद ही भूल गए हैं। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी गरीबी दूर हो गई थी। रामू ने अपनी सारी जमीन ठाकुर से पंचों की मदद से छुड़वा लिया। राधिका के गहने भी वापस मिल गए थे। राधिका, अब अपनी जमीन अधिया पर देकर शहर ही चलेंगे। कम से कम बच्चे अच्छे स्कूलों में तो पढ़ पाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर आ गया। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। अब रामू ने भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली थी। कुछ सालों में रामू को लोग सेठ रामू कहने लगे थे। लॉटरी निकलते ही उनके जीवन में खुशहाली आ गई थी। कमलपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में पानी की काफी समस्या थी। राजू की माँ सुबह सुबह नदी से मटका लेकर पानी भरने जाती थी। राजू भी अपनी माँ के साथ जाता था और गांव की कई महिलाएं भी साथ रहती थी। परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से नदी और कुओं का पानी काफी कम हो गया था। यह देखकर राजू की माँ और बाकी सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। अरे, कितने महीनों से बारिश नहीं हुई, यह नदी भी सूखने आई है। अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? गांव में और कोई नदी भी तो नहीं है। हाँ बहन, अब अगर यह नदी पूरी तरह से सूख गई तो हम पानी कहाँ पाएंगे? बगल वाले गांव में भी एक नदी है, पर वह गांव यहाँ से काफी दूर है। अगर यह नदी सूख गई तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत दूर तक जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगले दिन सब दूसरे गांव नदी में पानी भरने जाते हैं। उनको वहां आते देख वहां के गांव वाले बोल पड़ते हैं, सुनिए, हमारे गांव में काफी महीनों से बरसात नहीं हुई है और नदी में सिर्फ इतना ही पानी बचा है कि हमारे गांव का गुजारा होना मुश्किल होगा। आज आप सभी यहाँ से पानी अवश्य भर लें, पर कृपा करके कल से यहाँ पानी भरने ना आना। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे समय में यही नदी हमारे पूरे गांव की प्यास बुझाएगी। अरे बहन, हमारे गांव की नदी सूख गई है और हमारे यहाँ पानी का कोई जरिया भी नहीं है।
तो अगर हम आपके यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इस नदी में इतना पानी नहीं है कि दोनों गांव के लोगों की प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अपने गांव वासियों के बारे में ही सोचेंगे ना। राजू की माँ और सभी महिलाएं और राजू निराश होकर पानी भर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की वजह से राजू की माँ का पैर फंस जाता है और पानी से भरा मटका गिरकर टूट जाता है। गरीबी में आटा गीला होने जैसी बात हो जाती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा मटका तो टूट गया, घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है, नया मटका उधार लेना होगा। अरे अब हम क्या करेंगे? न घर में पानी है और न ही पानी मिलने के आसार हैं। ऐसे में जो बचा कुचा पानी था वह भी गिर गया और मटका भी टूट गया। अभी हम पड़ोसी गांव में ही हैं, तो क्यों ना यहीं एक मटका ढूंढकर फिर से पानी भर ले। हाँ, पर यहाँ मटका मिलेगा कहाँ? और मैंने मटका खरीदने के पैसे भी नहीं लिए। क्या यहाँ का कुम्हार उधार मटका देगा? बात करके देख लेना, शायद मिल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद राजू को पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ मिलता है। वह मटका बहुत ही बड़ा और सुंदर लगता है। ये देखो माँ, पेड़ पर कितना सुंदर और बड़ा मटका है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ, जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है? इससे पानी निकाल रही हूँ, फिर भी मटका पूरा भरा है। यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना। प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए। महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गांव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गांव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला कर लाओ ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुंच जाता है, परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती आज बहुत उदास थी। अगले रविवार को
स्कूल के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे, सिवाय उसके, क्योंकि पिकनिक का 500 रुपए जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिताजी राघव गुब्बारे बेचते थे। घर में पिताजी के अलावा एक छोटी बहन मालती और माँ कुंती देवी थी, जो सिलाई कढ़ाई करके गरीबी में परिवार जैसे तैसे ही चला रही थी। आरती, आओ खाना खा लो, पिकनिक के लिए अभी 5 दिन है, कहीं न कहीं से इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बेटा खा लो, कल पूजा है, नदी में नहाने चलेंगे, कल नहाकर ही खाना खाना है। मुझे नहीं जाना कहीं, खा लो ना दीदी। हम लोग कल नदी में नहाने जाएंगे तो वहीं हम लोग रेत पर पिकनिक मना लेंगे। वाह रे छुटकी, आइडिया बुरा नहीं है, चल खाना खाते हैं। लेकिन माँ, हम लोग नाव से नदी के उस पार जाकर नहाएंगे और रेत पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब आकर सब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कल सुबह सुबह तीनों माँ बेटी के साथ पिताजी भी नदी पर नहाने चले गए। राघव का गुब्बारा शाम को ही ज्यादा बिकता था, इसीलिए वो भी चलने को तैयार हो गया। साथ में चटाई और खाने का सामान, पानी का थर्मस आदि चीजें रख लिया। नदी के पास पहुंचकर नाव में से वो लोग नदी के उस पार जाते हैं। नहाने धोने के बाद कुंती और राघव खाने का इंतजाम करने लगते हैं और आरती और मालती दूर जाकर खेलने लगते हैं। मालती चल, बालू में गड्ढा करके पानी निकालते हैं। हाँ दीदी, कुआं खोदकर पानी निकालने में बड़ा मजा आएगा। चलो दोनों अलग अलग बालू खोदते हैं, देखते हैं किसके कुएं से पानी जल्दी निकलता है। दोनों अपने हाथों से कुआं खोदने लगते हैं। तभी आरती के हाथ से कुछ टकराता है और वह गड्ढा करती है तो देखती है एक बंद बोतल में एक अंगूठी है। पिताजी ये देखो, बालू के अंदर से मुझे क्या मिला? ये तो पुराने जमाने की बोतल लगती है, इसके अंदर अंगूठी है। आओ इसके कॉर्क को खोलकर अंगूठी निकालता हूँ, लाओ। ये लीजिए पिताजी। बोतल से कॉर्क निकालते समय एक धमाके के साथ बोतल टूट जाती है। उसमें से पीतल की एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी को सब अपनी उंगली में नापते हैं और आरती के उंगली में अंगूठी फिट आती है। घर आकर राघव गुब्बारा बेचने चला जाता है। कुंती बगल वाली काकी का कपड़ा सिलने लगती है। मालती अपने गुल्लक से पैसे निकालकर आरती को देती है। दीदी ये लो, मेरे गुल्लक में इतने ही पैसे थे, पिकनिक जाने के लिए काम आएगा। रहने दे बहना, मुझे पिकनिक नहीं जाना। काश ये सिक्के सोने के होते। आरती के इतना कहते ही सभी सिक्के सोने में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये सिक्के तो सचमुच सोने में बदल गए। हाँ दीदी, ये तो कमाल हो गया। माँ जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो? अरे हाँ आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो सारा घर आसमान पर उठा रखा है? ये देखो माँ, ये सोने के सिक्के। ये कहाँ से आए? हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। माँ ये मेरे गुल्लक के सिक्के हैं, मैंने दीदी को पिकनिक के लिए दिया था। दीदी ने कहा कि काश ये सोने के सिक्के होते, और इतने में ही सिक्के सचमुच सोने के हो गए। हाँ माँ, मालती सही बोल रही है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, जैसे मैं बोलूँ कि काश तुम्हारे हाथों में कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियाँ होती तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तुम अपने हाथों को देखो, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच सोने की हो गयी। तीनों माँ बेटी अचंभित रह जाते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि ये जादुई पीतल की अंगूठी है। राघव के घर आने पर सभी उसको जादुई पीतल की अंगूठी की करामातों के बारे में बताते हैं। सभी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आरती बोलती है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें रखा पैसा कभी भी ना घटे। तुरंत एक सुंदर सा बॉक्स सामने आ जाता है। राघव उसमें गुब्बारे बेचकर लाए हुए सभी पैसे रख देता है, साथ ही घर में जमा पैसे भी उसमें रख देता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है बॉक्स से निकाल लेते हैं। आरती पिकनिक जाती है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। जल्दी ही राघव का शहर में मॉल हो जाता है। एक दिन, माँ आज मैं जरा लेट आऊंगी, दोस्तों के साथ पार्टी है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहो। माँ तुम्हें तो सब ऐसे ही दिखते हैं। पार्टी में आरती की दोस्त निशा उससे उसकी अमीरी का राज उगलवा लेती है और शरबत में नशीली गोली मिलाकर पिला देती है। आरती की बेहोशी की हालत में उसके पीतल की अंगूठी निकालकर नकली पीतल की अंगूठी पहना देती है। अगले दिन, बेटी आरती, आज एक बिजनेस डील करनी है, बॉक्स में से 1 करोड़ रुपए निकाल कर लाना। तो जी पिताजी, अभी लाई। अरे बॉक्स में तो जितने पैसे थे उतने ही निकले। पिताजी देखिए ना, और पैसे बॉक्स से निकल ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ और मांगो। ये बॉक्स पैसों से फिर भर जाए। पिताजी ये तो खाली ही है।
बेटी जरा अपनी अंगूठी दिखाना, ये तो नकली पीतल की अंगूठी है, असली वाली अंगूठी कहाँ गई? उधर निशा ने अंगूठी पहनकर अपने घर का सारा सामान सोने का होने की इच्छा जताई, लेकिन उल्टा सारा सामान मिट्टी का हो गया। यहाँ तक कि घर, गहने, कीमती सामान, सब कुछ। निशा के घर वाले सड़क पर आ गए। निशा अपने पूरे परिवार के साथ आरती के घर पहुँची और दरवाजा खुलते ही पूरा परिवार राघव के परिवार के चरणों में गिर पड़ा। आरती, मुझसे गलती हो गई है, ये लो अपनी अंगूठी, हमारा घर, सामान, गहने, पूरी संपत्ति सब वापस दिला दो। उठो बेटी, ये जादुई अंगूठी भी सच्चे और ईमानदार लोगों की ही मदद करती है। आरती अंगूठी पहनकर निशा का घर और सामान फिर से पहले जैसा हो जाने की इच्छा जाहिर करती है। निशा का घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। इधर आरती का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। किसी भी परिस्थिति में आदमी को ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं।